Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगिड़, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम आपकी आरोह पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। कविता की शुरुआत करने से पहले हम कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय देखते हैं बच्चों। समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। इनके पिता श्री हरदेव सहाय साहित्य के अध्यापक थे। 1.5 वर्ष की अल्पायु में ही इन्हें मां श्रीमती तारा देवी के ममता भरे आंचल से वंचित होना पड़ा। सहाय जी का परिवार आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित था, अतः सहाय जी ईश्वर पर विश्वास रखते थे, लेकिन बाहरी दिखावा इन्हें तनिक भी स्वीकार नहीं था। साहित्यिक वातावरण में रहने के कारण ये 16-17 वर्ष की आयु से ही कविताएं लिखने लगे। सन 1949 में इन्होंने लखनऊ में प्रकाशित होने वाले दैनिक नवजीवन समाचार पत्र से पत्रकारिता जगत में कदम रखा। 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के पश्चात ये अज्ञेय के संपर्क में आए और उन्हें अपना काव्य गुरु मानने लगे। इन्होंने अज्ञेय की हिंदी पत्रिका प्रतीक और अंग्रेजी पत्रिका वाक का संपादन किया। ये आकाशवाणी में उप संपादक और विशेष संवाददाता के पद पर भी रहे। सन 1960 में इन्होंने दूरदर्शन पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर कमेंट्री के साप्ताहिक कार्यक्रम की परिकल्पना की और 1 वर्ष तक उसकी प्रस्तुति की। रघुवीर सहाय ने नवभारत टाइम के विशेष संवाददाता के रूप में भी कार्य किया। ये दिनमान के संपादक भी रहे। रघुवीर सहाय की पारदर्शी दृष्टि, गहन प्रस्तुति, विषय का व्यापक अध्ययन और भाषा के संस्कार के कारण दिनमान पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुए। अब इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं बच्चों। रघुवीर सहाय ने हरिवंश राय बच्चन के काव्य से प्रभावित होकर प्रथम कविता आदिम संगीत लिखी थी, जो आजकल पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1947 में अज्ञेय द्वारा संपादित प्रतीक में इनकी लंबी कविता सायकालीन प्रकाशित हुई। इसके पश्चात अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में इनकी 14 कविताओं को भी सम्मिलित किया गया। रघुवीर सहाय की रचनाओं में स्वातंत्र्योत्तर भारतीय जीवन की विसंगतियां और आम आदमी की व्यथा यानी पीड़ा झलकती है। उन्होंने आम आदमी को स्वप्न लोक से उतारकर यथार्थ की जमीन पर अर्थात वास्तविकता के धरातल पर खड़ा किया है। अपनी पत्रकार दृष्टि का काव्य रचना में सृजनात्मक रूप से उपयोग करते हुए इन्होंने उसी के अनुरूप अपनी नई काव्य भाषा गढ़ी है। अपने जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए ये काव्य की संरचना में कथा का उपयोग करते हैं तथा काव्य जगत को एक कहानीपन और नाटकीय वैभव प्रदान करते हैं। आक्रोश और व्यंग इनके काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। रघुवीर सहाय की राजनीतिक दृष्टि प्रमुख रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा से भी प्रभावित रही है। अब इनकी रचनाएं देखते हैं बच्चों। रघुवीर सहाय का रचना संसार विपुल और अपरिमित है। इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपना अनुपम योगदान दिया है। जैसे कविता संग्रह इन्होंने लिखे हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। कहानी संग्रह इन्होंने लिखा है सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से और जो आदमी हम बना रहे हैं। इनके निबंध संग्रह है दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी अर्थात भंवरे लहरें और तरंग। इन्होंने बहुत सी ऐसी जो कहानियां हैं, बहुत से ऐसे जो रचनाएं हैं, उनका अनुवाद भी किया है। जैसे बाहर हंगारी कहानियां, विवेकानंद, ये रोमा रोला की लिखी हुई है, जिसका इन्होंने अनुवाद किया है। जेको युगोस्लावी उपन्यास है, लेखक है इवो आंद्रिच, इसका भी इन्होंने अनुवाद किया है। राख और हीरे पोलिश उपन्यास है, इसके लेखक है येर्जी आंद्रजेयस
की तथा बर्नम वन शेक्सपियर के मैकबेथ का इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया है और ट्वेल्थ नाइट आदि इन सभी का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। टीवी फिल्म की पटकथा भी इन्होंने लिखी है, उधार की जिंदगी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है। टीवी फिल्म की पटकथा भी इन्होंने लिखी है, जैसे उधार की जिंदगी प्रेमचंद की कहानी निराश्य पर यह आधारित है। सुभागी प्रेमचंद की कहानी सुभागी पर ही आधारित है। इनके पुरस्कार के विषय में देखते हैं बच्चों। रघुवीर सहाय को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा कृति हंसो हंसो जल्दी हंसो के लिए रघुवीर सहाय को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा इनकी कृति हंसो हंसो जल्दी हंसो के लिए सन 1976-77 का विशेष पुरस्कार तथा दिल्ली मेरा प्रदेश के लिए 1977-78 का पुरस्कार प्रदान किया गया। हंगारी सरकार द्वारा हंगारी साहित्य के अनुवाद के लिए इन्हें 1981 का सांस्कृतिक आदान प्रदान पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया। रघुवीर सहाय को उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं के लिए 1984 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारी कविता जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। बच्चों ये जो कविता है, इस कविता में मीडिया जगत के ऊपर व्यंग किया गया है कि आज का जो मीडिया जगत है वह अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए किस तरह से लोगों का शोषण कर रहा है, उसी को यहाँ पर इस कविता के माध्यम से बताया गया है। जैसा कि बच्चों अभी हमने कवि परिचय में पढ़ा था कि ये जो कविताएं लिखते हैं तो ये कविताओं के रूप में कहानियाँ और व्यंग्यात्मक लेख ही इन्होंने बताए गए हैं। तो यहाँ पर भी एक व्यंग्यात्मक लेख को कविता के रूप में बताया गया है। हमारी कविता का पहला पद्यांश है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो ये इनकी कविता की प्रथम पंक्तियां हैं बच्चों। इसमें समर्थ शब्द आया है। समर्थ इसका अर्थ है सक्षम, शक्तिवान का अर्थ होता है शक्तिशाली, दुर्बल का अर्थ है कमजोर और अपाहिज का अर्थ होता है दिव्यांग यानी विकलांग। तो यह जो आपका कविता है, इस प्रत्युष जो काव्यांश दिया हुआ है, यह आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह पाठ में कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता समकालीन कविता के संवेदनशील कवि रघुवीर सहाय हैं। प्रस्तुत कविता उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है, जिसे साहित्य अकादमी 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी प्रदान किया गया था। रघुवीर सहाय एक प्रतिष्ठित पत्रकार होने के साथ साथ एक मूर्धन्य साहित्यकार हैं। इस कविता में उन्होंने पत्रकारिता जगत में बढ़ती व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति और उसके फलस्वरूप उसमें जनमानस के प्रति घटती संवेदनशीलता को दूरदर्शन पर प्रसारित एक विकलांग के साथ साक्षात्कार के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। दूरदर्शन पर एक विकलांग यानी एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है और उसका साक्षात्कार जब लिया जा रहा है तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और दूरदर्शन कर्मी अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो भी इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो बच्चों अब हम देखते हैं इस काव्यांश की व्याख्या। कवि दूरदर्शन के एक कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता की अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत से इस कविता का श्रीगणेश करते हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रहा मीडिया कर्मी लोकतांत्रिक देश में मीडिया की ताकत से भलीभांति परिचित है, अतः वह बड़े गर्व से कहता है कि हम दूरदर्शन पर एक सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हमें किसी भी व्यक्ति को लुढ़काने या ऊंचा उठाने की या उसे जीरो से हीरो बनाने की सामर्थ्य है। इसलिए हम एक कमजोर अपाहिज को टीवी स्टूडियो के एक बंद कमरे में लेकर
आएंगे। जैसे ही एक विकलांग व्यक्ति टीवी स्टूडियो में आता है और दोनों आमने सामने बैठते हैं तो प्रस्तुतकर्ता उस पर संवेदनहीन सवालों की बौछार करने लगता है। पंगुता के शिकार उस व्यक्ति से कुछ मर्म स्पर्शी शब्द बुलवाने या उसे रो पड़ने के लिए मजबूर करने के लिए प्रस्तुतकर्ता उसके दुख को कुरेदने की कोशिश करता है। बच्चों, यह पंगुता का अर्थ होता है लंगड़ापन, जिसे हम अपाहिजपन भी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कि खुद अपाहिज है, अपाहिजपन का शिकार है, ऐसे व्यक्तियों से ऐसे व्यक्ति को बुलाकर कुछ हृदय को छूने वाले शब्द बुलाकर या उसे रुलाने के लिए मजबूर करने के लिए प्रस्तुतकर्ता उसके दुख को और अधिक कुरेदने का प्रयास करता है और उससे पूछता है कि क्या आप सचमुच अपाहिज हैं? यदि हाँ, तो आखिर आपके अपाहिजपन का यानी आपके विकलांग होने का क्या कारण है? आपको अपनी अपंगता को देखकर दुख होता होगा ना? क्या सचमुच दुख होता है? इस प्रकार के प्रश्न उस अपाहिज व्यक्ति से पूछे जाते हैं। प्रस्तुतकर्ता लाचार व्यक्ति के चेहरे के भाव को पैनी दृष्टि से पढ़ता है। पैनी दृष्टि मतलब तीखी नज़र से पढ़ता है और जब देखता है कि अपाहिज कुछ कहने या रोने की स्थिति में आ चुका है तो वह झट कैमरामैन को निर्देश देता है कि कैमरे को पर तुरंत इसे बड़ा करके दिखाओ। हमने पंक्ति पढ़ी और बड़ा, तो इसका अर्थ है कि वह अपने कैमरामैन को इशारा करता है कि इसके मन के जो चेहरे के भाव हैं इसे तुरंत अपने कैमरे में बड़ा करके दिखाए। फिर से संवेदनहीन प्रश्नों की उस श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए वह अत्यंत विनम्र स्वर में पूछता है, बताइए ना, आपको क्या दुख है? जल्दी बताइए। और अपने दुख से अभिभूत उस विकलांग व्यक्ति के होठों से जब एक शब्द या एक सिसकी भी नहीं फूट पाती है तो प्रस्तुतकर्ता व्यंग्यपूर्ण तरीके से सहकर्मियों को इशारे करता है कि यह कुछ भी नहीं बता पाएगा। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य देखते हैं बच्चों। कवि ने दूरदर्शन के प्रस्तुतकर्ता के माध्यम से मीडिया कर्मी की संवेदनहीन, अमानवीय यानी कि जिसमें मानवीय भावना नहीं है, ऐसी कार्यशैली का चित्रण प्रस्तुत किया है। हम समर्थ शक्तिवान में कवि ने मीडिया कर्मियों की इस भ्रमपूर्ण धारणा को उजागर किया है कि वे जिसे चाहे उसे उठा सकते हैं और जिसे चाहे उसे गिरा सकते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे। इस वाक्य में दया, लाचारी और प्रदर्शन का भाव अभिव्यक्त हुआ है। इससे यह ध्वनिगत होता है, यानी ये पता चलता है कि मीडिया कर्मी को व्यावसायिक सफलता और सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी दुखी व्यक्ति का सबके सम्मुख तमाशा बनाने और उसका मजाक उड़ाने में भी कोई परहेज नहीं है। कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा, इस कथन में किसी भी घटना के सनसनीखेज समाचार के रूप में प्रस्तुत करने वाली पीत पत्रकारिता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जल्दी बताइए में प्रस्तुतकर्ता की कार्यक्रम को सफल बनाने की आतुरता और विकलांग के प्रति कठोर संवेदनहीनता पूरी तरह से अभिव्यक्त की गई है। प्रस्तुतकर्ता एक अपाहिज व्यक्ति से उसकी अपंगता पर प्रश्न करके उसके दुखों को कुरेदने का उद्देश्य उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करना नहीं है, अपितु उसके दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन करके दर्शकों की करुणा की भावना को जागृत कर उसका व्यावसायिक लाभ उठाना है। अनेक बार दुखी व्यक्ति अपने दुख के बोझ के तले इतना दबा होता है कि वह अभिव्यक्ति शून्य हो जाता है, यानी उसकी सारी भावनाएं मर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वह क्या बताए और अपने दुख को शीघ्र समुचित ढंग से वो व्यक्त नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त प्रस्तुतकर्ता के प्रश्न इतने बेतुके हैं कि वह उन पर मात्र मौन ही रह सकता है। दुखी व्यक्ति को बार बार उसके दुख एवं अक्षमता की याद दिलाना अत्यंत क्रूर, निर्मम और अमानवीय व्यवहार है। इससे कारोबारी दबाव के चलते कुछ भी कर गुजरने वालों के सरोकारों का पता चलता है। कवि स्वयं मीडिया जगत की एक जानी मानी हस्ती रहे हैं और इसीलिए वे मीडिया कर्मियों की वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं। अतः अनुभव में सराबोर उनके व्यंग बाण और भी अधिक तीक्ष्ण यानी बहुत ही तीखे और मर्मभेदी यानी हृदय को स्पर्श करने वाले हैं।
अब इसका हम कला पक्ष देखते हैं, भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भाषा की विशेषताएं बताई गई है कि कवि ने मीडिया की संवेदन शून्य मानसिकता को सरल एवं सहज भाषा में प्रभावी रूप से अभिव्यक्त किया है। काव्यांश मिथ कथन के गुण से युक्त है, मिथ्या कथन यहाँ पर ज़्यादा बताए गए हैं। काव्य शैली वर्णनात्मक एवं व्यंग प्रधान है। इस सपाट बयानी से कविता मार्मिक बन गई है। कवि ने लक्षणा शब्द शक्ति का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। कोष्टकों में लिखे कथन कथ्य को नाटकीय पुट प्रदान कर रहे हैं। बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए। इन पंक्तियों में बताइए शब्द की पुनरावृत्ति से काव्य में प्रभावोत्पादकता का समावेश किया गया है। प्रस्तुतकर्ता द्वारा कैमरामैन एवं दर्शकों को संबोधित कर किए गए एकालाप से काव्य में अनायास ही नाटकीयता या जीवंतता आ गई है। मुक्त छंद से परिचित होने के बाद भी कविता में प्रवाहमयता एवं स्वाभाविकता के गुण के कारण एक आकर्षण आ गया है। अब इसका दूसरा जो पद्यांश है उसको देखते हैं बच्चों। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर इसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। बच्चों इसमें शब्दार्थ आए हैं रोचक। रोचक का अर्थ होता है दिलचस्प या आकर्षक। वास्ते का मतलब होता है इसलिए, और इंतजार मतलब प्रतीक्षा। इसका प्रसंग में इसमें बताया गया है बच्चों कि कवि इस काव्यांश में दूरदर्शन के एक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता द्वारा लिए जा रहे एक अपाहिज व्यक्ति के साक्षात्कार को प्रस्तुत करते हैं और उसके माध्यम से मीडिया की चमकीली लुभावनी रंग बिरंगी दुनिया के पीछे छिपी हुई संवेदनहीनता के काले अंधकार को पाठकों के सम्मुख अनावृत करते हैं। इन काव्य पंक्तियों में मीडिया कर्मी विकलांग व्यक्ति से अमानवीय तरीके से बार बार जोर देकर अपने कार्यक्रम की व्यावसायिक सफलता और प्रसिद्धि को प्रधानता देते हुए प्रश्न पूछता है कि दूरदर्शन का जो मीडिया कर्मी है वो सामाजिक कल्याण के अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मानवीय सहानुभूति से शून्य अपने सवालों की श्रृंखला, यानी जो सवाल वो पूछ रहा था बार बार, उन्हें पुनः प्रारंभ करता है और विकलांग व्यक्ति से कुछ बुलवाने या उसे रोने के लिए मजबूर करने के लिए पूछता है कि जरा सोचिए, सोचकर बताइए, जवाब दीजिए कि आप अपाहिज होकर आपको कैसा अनुभव होता है। जब बार बार पूछने पर भी अपनी शारीरिक अक्षमता के दुख से अभिभूत अपंग व्यक्ति के मुख से जब कोई भी शब्द नहीं बाहर निकल पाता, तो व्यावसायिक सफलता के लिए उतावला वह प्रस्तुत करता संवेदनशीलता को ताक पर रखकर, मतलब परे रख देता है और अपंग को इशारे कर करके उससे पूछता है। अब वो इशारों के माध्यम से पूछ रहा है कि आपको ऐसा लगता है, खुद इशारे कर रहा है, खुद अच्छे अजीब से मुंह बना रहा है और उनसे पूछ रहा है कि क्या आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा लगता है, क्या उसे इस प्रकार का महसूस होता है। लेकिन जब इसके पश्चात भी अपाहिज का चेहरा पूर्ववत भाव शून्य रहता है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आते हैं और उसके होठों से बोल नहीं निकलते, तो वह निराश होकर दर्शकों को स्वयं अपने इशारों से यह बताता है कि पंगुता यानी विकलांगता और उसके दुख से ग्रस्त व्यक्ति की दशा इस प्रकार हो जाती है। इसके बाद वह अपने व्यावसायिक चातुर्य का प्रयोग करते हुए विकलांग से कहता है कि आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए ना, जरा आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि आखिर आपको अपने अपाहिजपन के कारण कैसा एहसास होता है। प्रस्तुतकर्ता अपनी कारोबारी दक्षता का इस्तेमाल करते हुए उसे उकसाने के लिए पूछता है, अपने अपाहिजपन को दर्शाने या बताने का तुम्हें यह सुनहरा मौका मिला है,
क्या तुम इस अवसर को अपने हाथ से गंवाना चाहते हो? लेकिन जब इसके बावजूद उसे निराशा ही हाथ लगती है तो वह अपने सहकर्मियों से कहता है कि हमारा लक्ष्य इस कार्यक्रम को दर्शकों के लिए रोचक बनाना है। इसके लिए हम सवाल पूछ पूछ कर इसे रुला डालेंगे। फिर दर्शकों को संबोधित करते हुए मीडिया कर्मी उनसे पूछता है, क्या आप भी सचमुच उस पल का बेसब्री से इंतजार नहीं करते जब कोई दुखी व्यक्ति अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अचानक फफक फफक कर रो पड़े? करते हैं ना? तो इस प्रकार वह उस व्यक्ति को बार बार उकसाता है और बताता है कि किस प्रकार वह व्यक्ति अपने अपाहिज होने के दुख से दुखी है। अब इसका काव्य सौंदर्य है कि मीडिया कर्मी द्वारा एक दुखी व्यक्ति से दुखदायी प्रश्न पूछना, उसके दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन करना और स्वयं भद्दे इशारे करके दुखपूर्ण भाव भंगिमाएं बनाना वस्तुतः उसके दुख का उपहास यानी उसका मजाक उड़ाना है। यह अवसर खो देंगे। इस सवाल के माध्यम से कवि ने मीडिया कर्मी को चालाक और बनावटी विनम्रतापूर्ण व्यवहार की पाठकों के समक्ष व्यंग्यपूर्ण शैली में पोल खोल दी है। कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते लोकप्रियता एवं आर्थिक लाभ के लिए दुख की प्रस्तुति कर कार्यक्रम को रोचक बनाना अत्यंत निंदनीय एवं अमानवीय कार्य है और इसे मानवता के विरुद्ध अपराध की संज्ञा दी जा सकती है। कवि ने करुणा और पीड़ा के उन सौदागरों पर तीखा व्यंग किया है जो दूसरों की लाचारी और दुखों को जानबूझकर उभारते हैं ताकि कार्यक्रम की रोचकता बढ़े और दर्शक उसे देखने के लिए चैनल से चिपके रहें। वस्तुतः किसी अपाहिज के भूले हुए दर्द से धंधा चलाना अत्यंत ही घिनौना और क्रूर यानी बहुत ही कायरतापूर्व, बहुत ही निर्दयतापूर्व कर्म है। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इस पंक्ति में मीडिया कर्मी के संवेदन शून्य हृदय में छिपी क्रूरता का भाव अभिव्यक्त हुआ है। प्रस्तुतकर्ता को अति आत्मविश्वास है कि उससे इस अंदाज में सवाल पूछने की चतुराई है कि अपाहिज के पास रोने के सिवा और कोई चारा ही नहीं बचेगा। इंतजार करते हैं आप भी उस रो पड़ने का। इस पंक्ति के माध्यम से वो स्पष्ट करते हैं कि कार्यक्रम से दर्शक को जोड़े रखने के लिए प्रस्तुतकर्ता उनसे भी लगातार सवाल जवाब कर रहा है, दर्शकों से भी। कवि ने मीडिया जगत को अत्यंत निकटता से देखा है और इसीलिए वे मीडिया कर्मी की वास्तविकता से भली भांति परिचित है। अतः अनुभव से सराबोर उनके व्यंग की धार और भी अधिक तीखी हो गई है। कवि ने टीवी की चमक धमक भरी रंग बिरंगी दुनिया के कटु सत्य को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में बहुत ही कम दर्शक जान पाते हैं। कवि द्वारा प्रयुक्त सादी एवं सामान्य से दिखने वाली भाषा अत्यंत गहरे व्यंग से युक्त है जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के मुखौटे को झटककर उसके वास्तविक चेहरे को बेनकाब करती है। जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली के माध्यम से कवि ने एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे को नाटकीय शैली में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। सपाट बयानी से कविता में मार्मिकता आ गई है। भाषा मारक क्षमता से युक्त है यानी कि भाषा हमारे हृदय में प्रहार करती है। भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो हमारा हृदय है उस पर चोट करते हैं और आत्ममोहग्रस्त मीडिया कर्मियों की छिचली और ओछी व्यावसायिक मानसिकता को उजागर कर उन पर व्यंग का तीखा प्रहार करने में सक्षम है। भाषा में भी आदि अवयवों का प्रयोग कर कवि ने अपने काव्य को एक नई भंगिमा की है। जैसे इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, तो इसमें उन्होंने इसका प्रयोग कर एक नई भंगिमा दी है। कोष्टक में शब्द प्रयोग के माध्यम से अप्रत्यक्ष बातें कहकर कवि ने हिंदी के काव्य जगत में एक नूतन प्रयोग किया है जिससे कविता की प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। मुक्त छंद में रचित होने के बाद भी कविता में प्रवाहमयता एवं स्वाभाविकता के गुण के कारण एक अनोखा आकर्षण आ गया है। अब हम देखते हैं बच्चों इसका तीसरा पैराग्राफ। तीसरा जो इसका पद्यांश है इसमें बताया गया है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे
फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। यहाँ पर ये जो पद्यांश है इसके जो मीनिंग बताए गए हैं बेटा, अर्थ बताए गए हैं। कसमसाहट, कसमसाहट का अर्थ होता है बेचैनी, अपंगता का अर्थ होता है विकलांगता, कोशिश अर्थात प्रयास करना, प्रयत्न करना, और धीरज का अर्थ होता है धैर्य रखना। अंतिम और पंक्तियां देखते हैं इसकी। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। धन्यवाद। इसके शब्दार्थ है बच्चों, पर्दे पर, पर्दे पर का अर्थ है टीवी पर, युक्त यानी जुड़ा हुआ, और कसर का मतलब है कमी होना। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जब दूरदर्शन कार्यक्रम का संचालक अपाहिज व्यक्ति के मुख से कुछ करुणाजनक शब्द बुलवाने के लिए या उसे रोने के लिए मजबूर करने में असफल हो जाता है, तो वह कैमरामैन से कहता है कि वह पर्दे पर उस अपाहिज व्यक्ति की सूजी हुई आंखों की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाए और उसके होठों की कसमसाहट यानी दुख के कारण जो उसके होठों में कंपन हो रहा है, अर्थात अपने दुख को कह पाने और न कह पाने के बीच उसके चेहरे पर उभरे असमंजस, दुख, बेचैनी को दर्शकों को दिखलाए। वह दर्शकों को संबोधित करते हुए कहता है कि आशा है इन तस्वीरों को देखकर आपको इस अपाहिज के दुख दर्द का कुछ अंदाजा लग रहा होगा। फिर वह दर्शकों से अनुरोध करता है कि कृपया आप धैर्य रखिए, हमारा प्रयास है कि हम इस अपाहिज और आपके दोनों के दुख दर्द को सामने ला सके। लेकिन जब प्रस्तुतकर्ता द्वारा अनेक कोशिश करने के बाद भी अपंग व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता के गहरे दुख के कारण बोल और रो नहीं पाता, तो प्रस्तुतकर्ता कैमरामैन को कैमरा बंद करने का निर्देश देते हुए कहता है कि अब बस करो, यदि हम इस अपाहिज को बुलवा या रुलवा नहीं पाए तो रहने दो, क्योंकि पर्दे पर एक एक मिनट बहुत बहुमूल्य होता है। इसके पश्चात मीडिया कर्मी अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान के साथ दर्शकों से विदा लेते हुए कहता है कि आप सब सामाजिक उद्देश्य से युक्त यह कार्यक्रम देख रहे थे, धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता को इस बात की प्रसन्नता है कि उसका कार्यक्रम कुछ सीमा तक सफल रहा, लेकिन साथ ही इस बात की मन ही मन खींच भी है कि उसके अनेक प्रयास करने के बावजूद अपाहिज अपने दुख दर्द को फूट फूट कर रोकर न दिखा सका, जिससे कार्यक्रम में मनोवांछित प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सका। तो बच्चों, ये है आपके इस कविता की व्याख्या। अब हम देखते हैं इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य। मीडिया कर्मी अपाहिज की लाल सूजी हुई आंखों की पीड़ा को की सांकेतिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। जब वह अपाहिज व्यक्ति बोल नहीं पाया तो उसके चेहरे को दिखाकर, उसकी भंगिमाओं को दिखाकर सांकेतिक अभिव्यक्ति देना चाहता है, बताना चाहता है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यह पंक्ति कहकर साक्षात्कारकर्ता दर्शकों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, किंतु वस्तुतः व्यावसायिक दृष्टिकोण से प्रसारित किए जाने वाले ऐसे छिछले कार्यक्रम समाज को कोई ठोस संदेश देने के बजाय मानवीय चेतना को कुंठित करने का ही कार्य करते हैं। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए। यह कथन सिद्ध करता है कि मीडिया को दुखी व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं है। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के दौर में दुख दर्द का सौदागर बन चुकने के कारण उसकी भाषा में एक चालाक व्यवसायी का पुट झलकता है और उसे अपाहिज से बेतुके सवाल पूछने में भी किसी हिचकिचाहट का या मानवोचित लज्जा का अनुभव नहीं होता। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं,
यह जो पंक्ति बताई गई है इसके माध्यम से कवि प्रस्तुतकर्ता के सामाजिक कार्यक्रम के वास्तविक लक्ष्य को उसी के मुख से कहलाता है। दरअसल जब विकलांग अपनी शारीरिक अक्षमता के दुख से और दर्शक उसके दुख के प्रभाव से रो पड़ेंगे, तभी तो कार्यक्रम व्यावसायिक दृष्टि से सफल हो पाएगा और लोकप्रिय माना जाएगा। अपंग की व्यथा का मार्मिक चित्रण करने से चैनल का सामाजिक उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस पंक्ति को कहकर आत्ममोहग्रस्त मीडिया कर्मी यह दर्शाने का या ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वह अत्यंत महत्वपूर्ण संचार माध्यम में कार्य कर रहा है, लेकिन दरअसल कवि प्रस्तुतकर्ता को बेनकाब करते हुए पाठकों के समक्ष कटु सत्य रख रहा है कि उसके लिए अपाहिज के दुख दर्द, उसके आंसुओं और मान सम्मान की कोई कीमत नहीं है। उसके लिए तो केवल उस वक्त की कीमत है जिससे उसके चैनल को भरपूर टीआरपी, पैसा और प्रसिद्धि मिलेगी। इस वाक्य से मीडिया कर्मी की व्यवसायिक उद्देश्य पूरा न होने की खींच भी व्यक्त हो रही है। सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम कहकर, यह पंक्ति कहकर प्रस्तुतकर्ता यह सिद्ध करना चाहता है कि उसे अपंग व्यक्ति से गहरी संवेदना है और उसकी पीड़ा को दर्शकों तक पहुंचाकर उसने अत्यंत मानवीय और सामाजिक कार्य किया है, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। उसका लक्ष्य तो किसी भी प्रकार दर्शकों को प्रभावित करके अपना व्यावसायिक हित साधना है। अब मुस्कुराएंगे हम। यह पंक्ति कहकर कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुतकर्ता अपाहिज के दुख दर्द से द्रवित होने के स्थान पर मुस्कुराता है और अपनी ही पोल खुद खोल देता है। प्रस्तुतकर्ता द्वारा धन्यवाद कहलाने के माध्यम से कवि ने मानो सूचना तंत्र की हृदयहीनता पर तीखा व्यंग प्रहार किया है। अब इसका कला पक्ष, इसकी भाषा की विशेषताएं जानते हैं बच्चों। जन सामान्य में प्रचलित शब्दों के माध्यम से कवि ने पर्दे के पीछे छिपी सच्चाई पर प्रकाश डालते हुए रील बनाम रियल का अंतर पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। काव्यांश की भाषा सपाट और व्यंग की धार से युक्त है। पर्दे पर बहुत बड़ी उसे उसकी में अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक सौंदर्य समाविष्ट हो गया है। कवि शब्दों के माध्यम से पाठकों के मानस पटल पर दृश्य बिंब प्रस्तुत करने में सफल रहे हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखें और बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। तो इसके माध्यम से दृश्य बिंब उन्होंने प्रस्तुत किया है। व्यंग्यात्मक शैली प्रयुक्त होने से काव्य में नवीन अर्थ, सौंदर्य एवं प्रभाव उत्पन्न हुआ है। कवि ने अत्यंत रोचक एवं नाटकीय ढंग से विवरण को प्रस्तुत किया है। भावों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कवि ने कोष्टकों के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कथनों का काव्य में नूतन प्रयोग किया है। इससे पूर्व कोष्ठक में अंकित वाक्यों का प्रयोग प्राय नाटक आदि गद्य लेखन में होता था। काव्य भाषा में ही अव्यय का प्रयोग कर कवि ने अपने काव्य को एक नई भंगिमा प्रदान की है, जैसे बस थोड़ी ही कसर रह गई है। तो बच्चों, आई थिंक आपको यह कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और इस कविता के माध्यम से कवि रघुवीर सहाय ने जो दूरदर्शन कर्मियों के ऊपर, जो मीडिया के ऊपर जो व्यंग किया गया है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आपको, मुझे आशा है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।